हेलो नमस्कार, मैं अविनाश पाठक और आज हम लेके आ गए हैं सुपर टीटी का हिंदी। तो हिंदी में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको हमने लिया है और इसको हमने छांट छांट के निकाल रहे हैं। हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं तो उसमें से ले रहे हैं कि क्या संभावित हो सकते हैं सुपर टीटी में। जबकि भाषा है तो भाषा में कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए हम लोग बीटीसी की बुक हुआ, बीएड की बुक हुआ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक हुई है जो आने की संभावित है, तो उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं ना देरी करते हैं। बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है? बालकों को कहानी पसंद होने का कारण क्या है? हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। मतलब हिंदी गद्य में जो क्या है, जितने सर्वाधिक अंश होते हैं वो कहानी ही होते हैं। गद्य जो होता है उसमें कहानियाँ होती हैं और ये भी जान लीजिए पद्य जो होते हैं उसमें कविताएँ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो कहानियों में क्या होता है, घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। जैसे एक हाथी जंगल में घूम रहा था, तो जब ऐसे हम बताएंगे कि एक हाथी जंगल में घूम रहा था, उसको भूख लगी, फिर उसने सेब के पेड़ से सूंड उठाकर सेब को तोड़ के खा लिया। तो इससे क्या होगा, बच्चा एक कल्पना करेगा कि वो हाथी जा रहा है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, सेब का पेड़ है, उस पर से सेब तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में सजीव चित्रण करेंगे। ठीक है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तब कहानी जो कह रहा है, मतलब अध्यापक जो है उसका प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना चाहिए। बच्चों को उसमें क्या होगा कि ध्यान उसका केंद्रित रहेगा कि अच्छा इसके बाद क्या होगा। ओह, मतलब जैसे आप बता दिए कि हाथी ने सेब खा लिया, फिर हाथी को प्यास लगी और जंगल में पानी नहीं था, वहाँ के तालाब सूख गए थे। अब बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी कि ओह, तो हाथी पानी कैसे पीगा। ये सारी चीज़ें। कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। समझ गए होंगे कि कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आप कहेंगे कि हाथी जंगल, ये सारी चीज़ें मानचित्र उसके दिमाग में बनने लगेगा। तीसरे क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? अक्सर लोक कथाएँ घर में दादा दादी मम्मी पापा ये सब सुनाते हैं, अध्यापक भी सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क जो होता है उसमें धार्मिक तथा शिक्षा के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वो विकास करता है, शिक्षा में उसका मन लगता है। ठीक है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है, इसको याद कर लीजिए। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि ये 2 प्रकार की होती है। शब्द किसे कहते हैं? अपने भावों को जब हम दूसरे के यहाँ प्रसारित करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं तो वो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जो हम उसका उपयोग करके करते हैं, तो इसी को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसी को शब्द कहते हैं। जो चीज़ें हम उनके कानों तक पहुंचाते हैं वही एक ध्वनि शब्द होता है। ठीक है, गतिविधि पर आधारित शिक्षण के से क्या आशय है? मतलब गतिविधि हो गया, करके सीखने वाली बात हो गई। तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय हैं। जब करके सीखने वाली बात होगी तो अध्यापक तो सक्रिय रहेगा ही, साथ ही साथ छात्र को भी उसमें सहभागिता करने का मिलेगा, जिससे वो क्रियाशील और सक्रिय रहेगा। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, अंताक्षरी हो गया, वार्षिकोत्सव हो गया, ठीक है, एनुअल फंक्शन हो गया, अन्य समारोहों की में उसकी भागीदारी की उपलब्धता को वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे वो उसके क्या कहते हैं व्यक्तित्व में निखार आए, जिससे वो समाज में उठने बैठने में हिचक ना हो, उसके अंदर किसी बात को कहने में उसके अंदर किसी भी प्रकार की हिचक ना हो। गद्य के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन ये होता है जैसे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होता है, तो गद्य पढ़ाने का, गद्य से छात्रों में क्या होता है, क्या वृद्धि होती है, तो ये चीज़ें। तो शब्द भंडार की वृद्धि होती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की जानकारी होती है, छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी भी होती है। वैसे प्राइमरी में व्याकरण के नियम बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया जाता, उन्हें लेटर सिखाने होते हैं। बाकी
अक्षर भी सिखाना व्याकरण का ही एक रूप होता है। ठीक है, जब अक्षर सीखेंगे तभी ना व्याकरण जानेंगे, भाषा जानेंगे। छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना और उसके साहित्य में मतलब गद्य साहित्य में उसकी रुचि को बनाना, उसे शुद्ध वाचन करना सिखाना, अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना और उसकी मौलिक कल्पना को लेखन शक्ति का विकास करते रहना और उसमें सृजन शक्ति मतलब उसके सोचने की, उसकी कल्पना शक्ति, उसके अपसारी चिंतन को बढ़ाना। ठीक है, गद्य तथा पद्य में अंतर क्या होता है ये भी जान लेते हैं एक छोटे से सेकंड में। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। मतलब गद्य में क्या होता है कि विराम चिन्ह हुए, कामा हुआ, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सारी चीज़ों का विस्मय बोधक चिन्ह, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा, इनके नियमों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसको बोलने और कहने में, जैसे एक राजा था, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर उसके बाद वो एक ऋषि को देखा, देखकर अचंभित रह गया, तो वहाँ पे विस्मय बोधक लगाया जाएगा क्योंकि वो अचंभित हो रहा है, वहाँ पे आश्चर्य की जैसी बात अनुभूति हो रही है, तो वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगाएगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ गद्यों में इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है पढ़ने में। नहीं तो एक ही लाइन में लिखा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या वो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। कविताएं आप देखते हैं कि कामा कहीं लगा रहता है, कहीं नहीं लगा रहता है, एक एक लाइन, दो दो तीन तीन लाइन, जो भी जैसे ही चलता रहता है। पद में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव की होती है, फिर उसमें तुकबंदी बनाई जाती है, जबकि गद्य में लय का कोई भी उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंदों का उपयोग नहीं होता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब जो पद्य हम पढ़ते हैं, जो कविता पढ़ते हैं, इसमें आपको पद्य की रचना बहुत ज़्यादा, पद हुए, कह रहे हैं छंद हुआ, अलंकार हुआ, इन सब चीज़ों की ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है। ठीक है, लेकिन आपका गद्य में छंद वगैरह का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। तो ये हमारे हिंदी का पहला वीडियो था। अगर इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखेंगे और इसको पसंद करेंगे तो मैं और भी ढेर सारे हिंदी के वीडियो लेके आऊँगा। करते रहिए तैयारी सुपर टेट की, यूपी टेट की। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।